Good afternoon, students. Welcome you all on ASP Coaching Center, and I'm welcome you all the digital platform of ASP Coaching Center. And if you all are aware about it, that we have already studied about the transportation in plants, and we have already studied about the various form of transportation in plant in terms of short distance transportation, right? So we have already discussed about the diffusion, we have already discussed about the osmosis, okay, we have discussed about the DPD also. अभी आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर आज जहाँ तक है हम क्या कर देंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं या हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, देखिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है, आप लोगों को ना इसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल फॉर्म के अंदर नहीं समझना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं इसे बहुत टेक्निकल फॉर्म के अंदर समझ लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसे बहुत सिंपल सी फॉर्म के अंदर आप समझिए, ठीक है। हम बहुत ईजी से एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू भी हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे इसको, ठीक है। तो देखिए वाटर पोटेंशियल बेसिकली क्या है, जितने भी वाटर का एक जो वाटर है उसके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्री काइनेटिक एनर्जी को आप बेसिकली क्या बोलते हो, वाटर पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। बट जब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप देखिए कैसे लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द free energy of pure water molecules and solution, यानी कि वाटर के प्योर वाटर के अंदर मिलने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर हम एनर्जी को कंपेयर करें और उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज दी वाटर पोटेंशियल। बट हमें इतना टेक्निकली जाना ही नहीं है, मुझे क्या बोलना है भाई, वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल है कि मेरे पास में ये एक जार है और इसमें क्या भरा हुआ है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, ये अभी फ्री है इधर से इधर कहीं पर भी जाने के लिए। तो इस सिस्टम के अंदर ये इधर से उधर क्या कर रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो फ्रीली क्या कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज दी वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अब जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, इसकी जो यूनिट या फिर इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक साइन का यूज किया जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं, साई, और इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये साई का निशान है, ठीक है, और वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप क्या लिख देंगे, साई डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी भाई, जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो आप कहते हैं 1 लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए। आप मार्केट से सब्जी लेने गए तो आप किलोग्राम या ग्राम में खरीदते हैं, है या नहीं है। वैसे ही हमारे पास में वाटर पोटेंशियल की भी यूनिट होती है, और जो वाटर पोटेंशियल की यूनिट है, जो वाटर पोटेंशियल की यूनिट है, तो या तो आप उसे किस में मेज़र कर सकते हैं, बार्स के अंदर, या फिर आप उसे किस में मेज़र कर सकते हैं, पास्कल के अंदर मेज़र कर सकते हैं, राइट। सो वाटर पोटेंशियल, फिर से मैं क्या कह रही हूँ, फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द वाटर potential, right? And the unit in which you can measure the water potential, it can be the bar or can be the pascal, जिसे आप साई वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब अगर हम आगे देखें तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इसे आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चे इमेजिन करते हैं 99, 100, 101, 201, कुछ इस तरह का इमेजिन करके रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो किसका होता है, प्योर वाटर का होता है। ओके, सो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है कि जो वाटर पोटेंशियल होगा प्योर वाटर का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है, 0 है। उसके बाद में वो किसके अंदर जाता है, नेगेटिव के अंदर जाता है, ठीक है। कैसे नेगेटिव में जाता है, क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
ये जो आपका वाटर पोटेंशियल है, जो कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उस सिस्टम में इधर से उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसे इंपैक्ट कौन कर सकता है? देखिए भाई, मान लीजिए आपको आपकी क्लास के अंदर टीचर नहीं है और आपको फ्रीली छोड़ दिया, तो अभी बच्चों के अंदर क्या होगी, बहुत सारी एनर्जी होगी, वो इधर भी फेंकेंगे, एक दूसरे के साथ में लड़ भी रहे होंगे, कोई बैठ के पढ़ भी रहा होगा, सब कुछ अपने अपने जो पोटेंशियल जितना ना उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ में मार पिटाई चल रही होगी तो पूरी एनर्जी के साथ में हो रहा होगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, बहुत ज्यादा तितर बितर है, ठीक है। अब वहीं पर हम किसको भेज दे, टीचर को भेज दे, तो कहीं ना कहीं वो जो शैतानी हो रही थी ना, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है या नहीं है? तो कुछ ऐसा ही समझिए यहाँ पर भी, जो आपका वाटर पोटेंशियल होता है ना, इसको दो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज, आपका जो वाटर पोटेंशियल होता है ना, ये डीपीडी के इक्वल होता है, सो बट नेगेटिव साइन के साथ में, ओके। सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी। डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट से पानी की मांग का था, बट with negative sign, so dpd is equal to minus water potential is equal to minus dpd। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे आप किसके उसमें देखेंगे, डीपीडी के उसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स देखते हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सो फैक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी बोलते हैं इन्हें, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फैक्टर्स अफेक्ट्स दी वाटर पोटेंशियल, अफेक्ट्स दी वाटर पोटेंशियल। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सॉल्यूट की। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल की। इसे कुछ ऐसे समझेंगे आप, देखिए बहुत आसान है इसे समझना, कोई दिक्कत नहीं है इसके समझने में। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास में एक जार था, इसमें क्या भरा हुआ था, पानी के मॉलिक्यूल्स से, प्योर वाटर था, अभी कुछ भी नहीं था। ये इतने फ्री थे कि अपने आप में इधर से उधर आसानी से घूमते थे, इधर जा सकते थे, इधर आ सकते थे, इधर जा सकते थे, रैंडम मूवमेंट इधर से उधर कर रहे थे, राइट। तो इस टाइम के अंदर इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, और इस टाइम पे इनका जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो था वो मान लेते हैं कितना था, 0। अब सॉल्यूट ने इसे कैसे इंपैक्ट करिए ये देखिए। अब हमने क्या डाल दिया भाई, इसमें सॉल्यूट डाल दिया, मान लीजिए हमने इसमें शुगर डाल दी, सॉल्यूट आया। अब आप खुद एक बात बताइए, अभी तक ये बिल्कुल फ्री थे, अब क्या हो पाएगा, अगर ये इधर से उधर क्या करना चाहेंगे, मूवमेंट करना भी चाहेंगे, तो इनको कौन मिलेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनकी फ्री मूवमेंट करने की जो क्या थी, भैया एक बच्चा है आप घर के अंदर अकेला है, पूरा सब जगह फ्रीली घूमता है, 4 बच्चे और लाकर रख दो तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका फ्रीली घूमना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। पहले वो बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल शैतान, सब कुछ सब लोग उसी की सुनने वाले, 4 बच्चे आ जाएंगे तो उस एक बच्चे की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे मानिए आपका कि यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल जब सिर्फ वाटर था, प्योर वाटर था, तो ये अपना आराम से इधर से उधर मूवमेंट करते थे। अब बीच में सॉल्यूट पार्टिकल के आने की वजह से कहीं ना कहीं इनके फ्री एनर्जी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि जब सॉल्यूट बढ़ता है या सॉल्यूट का पोटेंशियल जब बढ़ता है, सॉल्यूट की मात्रा जो बढ़ती है, तो वो वाटर पोटेंशियल को क्या कर देती है, कम कर देती है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री काइनेटिक एनर्जी को कहाँ ले आती है, नीचे की तरफ ले आती है। नीचे की तरफ मतलब मैम आपने कहा था मैक्सिमम में क्या है, 0, तो उससे वो माइनस की तरफ जाएगा, -1, -2, -3, -4 है नहीं। तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी वाटर पोटेंशियल को नेगेटिवली क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, भाई है या नहीं, किसी चीज को दबा रहा है वो, ठीक है। सो सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है it decrease the water potential। अच्छा, अब सॉल्यूट पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, वही साई वर्ड है आपके पास में और वही क्या है, एस है आपके पास में, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखिए,
दूसरा फैक्टर जो इसको इम्पैक्ट करता है दैट इज नोन एज द प्रेशर पोटेंशियल। अब आप एक बात बताइए, आपके सभी लोगों के घर के अंदर क्या लगी हुई है? मशीन लगी हुई है या नहीं है? कौन सी मशीन मैम? हमारे घर में तो बहुत सारी मशीन लगी। पानी को ऊपर खींचने वाली मशीन, यानी का पानी का पंप लगा हुआ होता है। नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटी आपके घर में पानी देती है, आप उसे एक स्टोरेज के टैंक के अंदर क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं और फिर उसे अपने टंकियों में पहुंचाते हैं। वो क्यों पहुंच पाता है ऊपर? क्योंकि मशीन एक प्रेशर लगा रही होती है। जब आप मशीन को चलाते हो तो एक प्रेशर लगाती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ चल जाते हैं? टैंक से कहाँ चल जाते हैं? टंकियों में चल जाते हैं, है या नहीं? अब प्रेशर पोटेंशियल समझो, उससे पहले एक बार वापस से आप वाटर पोटेंशियल पे आइए। आप लोगों को मैंने अब तक बताया ना कि कोई भी, जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा तो कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती थी। ऑस्मोसिस में भी ऐसे होता। डीपीडी में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है। ऐसे ही वाटर पोटेंशियल के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ जाते हैं? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, है या नहीं है? देखो, झरना जो बहता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने हाई वाटर पोटेंशियल से किस तरफ आ रहे हैं? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। अब प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो वाटर पोटेंशियल को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा था आपके वाटर पोटेंशियल पे, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल कैसे करेगा वाटर पोटेंशियल पे? पॉजिटिवली। और इसका एग्जांपल भी अभी हमने देखा। हमने क्या कहा कि हमारे घर के अंदर एक पानी का टैंक लगा हुआ होता है। पानी के टैंक से हमने पानी लिया, इस पानी को हम अगर ऊपर की टैंक तक, टंकी तक पहुंचाना है तो अपने आप नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमने क्या लगाई? एक मशीन लगाई। जैसे ही हमने मशीन को क्या करा, दबाया, वो उसको इतना प्रेशर देती है पानी को कि वो अपने लो पोटेंशियल से कहाँ चला गया? हाई पोटेंशियल की तरफ चला गया कि नहीं? कि नीचे से पानी कहाँ चला गया? ऊपर। नेचुरली तो भाई ऐसा नहीं होता था कि पानी अपने आप नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन उस मशीन की हेल्प से चला गया, है नहीं है? तो प्रेशर पोटेंशियल भी क्या करता है? इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प करता है। सो द प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम साइड पी के थ्रू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, है या नहीं है? और ये कह सकते हैं क्या? आप बोल सकते हैं इसे इट इम्पैक्ट और यू कैन से अफेक्ट द water potential positively. Now what I am saying that water molecules are always moves from high water potential to low water potential. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, okay. A system has minus 10 bar water potential and a system A has, ऐसे लिखिए से, a system A has minus 10 bar water potential and a system B has minus 12 bar water potential. Find out the direction of movement of water molecules. तो भाई एक ए सिस्टम है, एक बी सिस्टम है, तो आपको बताना है कि पानी के मॉलिक्यूल्स ए से बी की तरफ जाएंगे या बी से ए की तरफ आएंगे। तो देखिए, हमने आपको क्या बोला था? हमने आपको ये बोला था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल से किस तरफ जाते हैं? लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो -10 जो है वो -12 से ज़्यादा है, क्योंकि आगे माइनस है, समझिएगा इसे। 12 नंबर में तो 10 से ज़्यादा, लेकिन माइनस की वैल्यू आने पर -10 इज ग्रेटर देन दी -12। तो यहाँ पर क्या होगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ए से कहाँ पर जाएंगे? बी की तरफ जाएंगे, बिकॉज दे अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका जो वाटर पोटेंशियल होता है इज इक्वल टू So your water potential is equal to minus dPd, your solid potential is equal to minus osmotic pressure and your pressure potential is equal to turgor pressure.
अगर आपको इसको एक लाइन में लिखना है, देन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये क्या रहेगा, आपका इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा वाटर पोटेंशियल वाला पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या होता है, इससे पहले आप नॉर्मल भाषा में समझिए। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों के अंदर आपके जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं ना, वो फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। उन्हें बंद करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, खोलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी लकड़ी क्या हो गई है, फूल गई है। क्यों फूल गई है? क्योंकि उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को, भाई बारिश का टाइम है, सारे के सारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, मॉइस्चर होती है। तो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को क्या कर लिया होता है, एब्जॉर्ब कर लिया होता है। दैट इज, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो फूल जाती है। लेकिन इम्बाइबिशन वर्ड के अंदर या इम्बाइबिशन प्रोसेस के अंदर अगर मैं एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। ये एब्जॉर्प्शन नहीं होकर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सरफेस पर जाकर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सो द एडिंग ऑफ द लिक्विड और द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द इम्बाइबिशन, राइट। सो इम्बाइबिशन की डेफिनेशन क्या है, एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। एडजॉर्प्शन of liquid on solid surface, or you can say, or adsorption of liquid इन हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद करने वाले कोलोइडल सब्सटेंसेस, है या नहीं है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, लिक्विड का या फिर वाटर का सॉलिड की सरफेस पे ऐड हो जाना, या फिर लिक्विड का हाइड्रोफिलिक कोलोइडल सब्सटेंस की सरफेस पे क्या हो जाना, ऐड हो जाना। अब कोलोइडल क्या होते हैं, देखिए, दो डिफरेंट चीज़ों का मिक्सचर, जिसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है वो एक तरीके से पूरी तरह घुलता भी नहीं है, लेकिन उन्हें आप सामान्य प्रोसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन के द्वारा या सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा पे आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जेल ले लो आप, ठीक है सब ना, जेल इज अ गुड आपके लिए एक एग्जांपल है कोलोइडल सब्सटेंसेस का। म्यूकस ले लो आप, जेल ले लो, तो पूरी तरीके से सॉल्यूट घुला भी नहीं है और बीच बीच में क्या है, प्रेजेंट है ना, बैठा है, ठीक है, जिसे आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी अलग नहीं कर सकते हो। दैट सब्सटेंसेज आर नोन एज द कोलोइडल सब्सटेंसेज। अब आपकी जो लकड़ी होती है, जो वुड होती है, वो किसकी बनी हुई होती है भाई, सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पैक्टिन की बनी होती है। तो ये सभी सब्सटेंस कैसे काम करते हैं, कोलोइडल सब्सटेंसेस की तरह काम करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे इजीली क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो एम्बाइबेशन होता है ना, इसमें किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो इंक्रीज होता है। सो ओके, सो एम्बाइबिशन इंक्रीज दी वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आपकी जो वुड होती है, वुड इज मेड अप ऑफ कोलोइडल substances like सेल्यूलोज। भाई सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एक्सेट्रा।
तो ये सभी चीज़ों की टेंडेंसी क्या होगी कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और इसीलिए आप इन सब्सटेंसेस को मिलाकर जो कि क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करते हैं, दोज हु एब्जॉर्ब लिक्विड और यू कैन से वाटर, इन्हें आप क्या बोल सकते हैं, इम्बाइबेंट बोल सकते हैं, इम्बाइबेंट। तो आपका सेलुलोज, आपका हेमीसेलुलोज, आपकी लकड़ी, पैक्टिन, ये सब क्या हो गए, इम्बाइबेंट हो गए। अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो अगार अगार एक तरह का सब्सटेंस होता है, अगार अगार, ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी, तो प्लीज़ इसे याद रखें। अगार अगार जो होता है वो अपने वेट से 99% वाटर ज़्यादा क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। सो इट कैन एब्जॉर्ब 99% मोर वाटर देन दैट ऑफ इट्स वेट, राइट। ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो अपने वजन से 15% यानी 15% ज़्यादा वाटर को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या इम्बाइबेशन कौन शो करता है, तो इसका आप लिख सकते हैं कोलाइडल सब्सटेंसेस, कोलाइडल सब्सटेंसेस जिनकी इम्बाइबेशन पावर देखिए क्या क्या होगी। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अगार अगार, सबसे अच्छा इम्बाइबेंट होता है अगार अगार, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्बाइबेशन देखा जाता है, ठीक है। अगार अगार से जो कम आ जाता है वो आपके पास में कौन आ जाता है, पैक्टिन। फिर पैक्टिन से कम कौन आ जाता है आपके पास में, प्रोटीन। प्रोटीन से कम कौन आ जाती है आपके पास में, स्टार्च। और स्टार्च से कम कौन हो जाता है आपके पास में, सेल्यूलोज, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंट की तरह कौन या इम्बाइबेंट की तरह कौन काम करता है, अगार अगार, फिर आती है पैक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च, फिर सेल्यूलोज। और आप ये प्लीज एक जो सीरीज है इसे इसी तरीके से याद कर लें। आओ पेन पेपर लेकर सबको बनाए कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आओ से हो गया अगार अगार, पेन पेपर में पीई आ गया पेन, पेपर में पीआर आ गया पेपर, सबको में एस से आ गया सबको कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो पेपर पेन लेके आप पढ़ेंगे और सबके सब क्या बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे, ठीक है। अब ये जो कोलॉइडल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर को अपनी सतह पर जब एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी सरफेस पे जब एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से इनका वॉल्यूम बढ़ता है और ये फूल जाते हैं, ठीक है। और इम्बाइबेशन जब होता है तो क्या होती है, हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसे हीट ऑफ वेटनेस कहा जाता है, ओके। सो ड्यूरिंग इम्बाइबेशन, ड्यूरिंग imbibition energy is released, energy is released in form of heat, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, heat of वेटनेस, इसे आप वेटनेस की हीट भी बोल सकते हैं। इसको देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो अपने घर पे रहते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी आटा गूंथा होगा, ठीक है, या हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्या गूंदा है, आटा, यानी कि डो की क्या की है, नीडिंग की है। तो जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, हमें अपने हाथ में क्या होती है, गर्माहट सी फील होती है। वो गर्माहट क्या है, वो जो आटे के जो पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स थे ना, गेहूं का जो आटा बना होता है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स थे जो पाउडर फॉर्म में थे, उन्होंने क्या किया, पानी को अपनी सतह से या अपनी सरफेस से एब्जॉर्ब करना यानी कि जोड़ना चालू कर दिया, और उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे आप क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेटनेस। ये सभी टीचर्स पढ़ा देते हैं, लेकिन ये हीट आई कैसे, ऐसा क्या हुआ कि उसके एब्जॉर्ब होने पर हीट निकली। तो देखिए क्या हुआ होगा, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने क्या किया होगा, जब इस सरफेस पे आने की कोशिश की होगी तो इस सरफेस की तरफ आए होंगे। यहाँ पर आने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया होगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। जब वो सरफेस पे जाकर अटैच हो गए तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना ही उसे खत्म कर सकते हो, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। तो यहाँ पर जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो इस एनर्जी को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और वो जो जिस फॉर्म में छोड़ेंगे वो हीट की फॉर्म में छूटेगी, ठीक है। और उस हीट को आप क्या कह देंगे, हीट ऑफ वेटनेस बोल देंगे, राइट।
अब दूसरी बात और सुनिए इम्बाइबिशन से रिलेटेड। इम्बाइबिशन जब होता है ना, तो जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रोसेस को क्या करते हैं, बेसिकली फॉलो करते हैं। यानी वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूवमेंट होता है। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो आप देखिए ना, एक गीली लकड़ी पानी को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या एक सूखी लकड़ी? सीधी सी बात है, सबने जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, सूखी लकड़ी। क्यों? क्योंकि सूखी लकड़ी के अंदर पानी क्या है, कम, एटमॉस्फेयर में पानी क्या है, ज्यादा। तो पानी अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ आएगा, या अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आएगा, कम कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू करेगा। तो जब इम्बाइबिशन की प्रोसेस होती है तब भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, समझ में आया तक की बात। अब इम्बाइबिशन के यूजेस देखिए कि डेली लाइफ में इम्बाइबिशन के बहुत सारे यूज है। सो यूज ऑफ इम्बाइबिशन, या हमें इसे डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, यूज भी नहीं तो आप इसे अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पर देखते हो, देखिए ये भी समझ लीजिए। बारिश के दिनों के अंदर लकड़ियों का फूल जाना, ठीक है, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस देख लीजिए आप इसका। यूज की जगह हम क्या देख लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक है, लकड़ी को फुलाना, हमारे दरवाजे खराब हो रहे हैं तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर मैं एक एग्जांपल में यहाँ पर लिख दे रही हूँ बस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस देखिए, सबसे पहला वुडन डोर्स एंड विंडोज swell up in rainy season due to imbibition। पहली बात, ये कोई सिग्निफिकेंस वाला काम नहीं है। दूसरा देखिए, पुराने जमाने के अंदर जब बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना होता था तो क्या किया जाता था भाई, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हो, अगर आप राजस्थान में जयपुर आएंगे, या जयपुर में क्या राजस्थान में हेरिटेज सिटी है या नहीं है, जहाँ देखो जहाँ बड़े बड़े किले बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थरों से किले बनाए गए होंगे, तो पत्थर कहाँ से आएंगे, चट्टानों से आएंगे। और उस टाइम पर तो ऐसा था भी नहीं कि भाई कोई ग्राइंडर था या जेसीबी एक्सकेवेटर मशीन से जिनके थ्रू इजीली चट्टानों को तोड़ सकते, तब क्या किया जाता था, देखिए, इट हेल्प्स इन breaking of big rocks। कैसे, देखिए, मान लीजिए इतनी बड़ी एक चट्टान होती थी, उसमें दरार ढूंढी जाती थी, जहां पर भी दरार होती थी वहां पर क्या किया जाता था, एक लकड़ी को फंसा दिया जाता था, है नहीं है। अब लकड़ी को पानी दिया जाता था, पानी क्या करेगी, लकड़ी एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही ये वुडन जो है, ये जो वुड का पीस है, ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या होगा, स्वेलअप होगा। स्वेलअप होने के साथ में ही ये जो क्रैक होता था या जो दरार होती थी वो क्या होती थी, इजीली बढ़ जाती थी। अब आप इसके ऊपर धीरे से भी अगर हथौड़े से या हैमर से चोट की जाती थी, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाकर भी, तो ये इजीली क्या हो जाती थी, ब्रेक हो जाती थी। तो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के अंदर भी किसका यूज़ किया जाता है, इम्बाइबिशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड जर्मिनेशन के अंदर, सीड जर्मिनेशन में आप सबको पता है, सीड का ये जो बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहरी जो हिस्सा होता है, इसे आप कहते हैं कर्नेल। इस कर्नेल के अंदर बहुत सारी मात्रा में पैक्टिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है नहीं है। और इसको चारों तरफ से कवर करके रखता है, इसे चारों तरफ से कवर करके रखता है सीड कोट। अब सीड को जब आप बोते हो, जमीन में बो देते हो, तो उसके बाद आप उसके अंदर क्या देते हो, उसके बाद हम उसमें देते हैं वाटर। अब हमने खुद ने अभी आपको बताया कि पैक्टिन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब कोलोइडल सब्सटेंसेस है जो कि वाटर को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। तो ये क्या करते हैं, वाटर को अपनी सरफेस पे क्या करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस का वॉल्यूम बढ़ता है और बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है, जिससे आपका जो सीड कोट होता है वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, और आपका जो न्यूली प्लांट होता है उसका जो प्लूम्यूल और उसका जो रेडिकल होता है वो निकल कर आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। तो यानी कि इम्बाइबेशन की प्रोसेस किस में हेल्प करती है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। एक और देखिए आप इसका एग्जाम्पल,
आपके जो प्लांट्स होते हैं या जो रूट्स होती है वो पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सही बात है, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू कहाँ पहुँचाएगी, ऊपर पहुँचाएगी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपके प्लांट्स की जो रूट्स होती है इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर। रूट्स में जाने के बाद में पानी का जो मॉलिक्यूल होगा वो भले ही ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के द्वारा ऊपर जाएगा, लेकिन अभी जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रूट हेयर के ऊपर जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऐड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इम्बाइबेशन। तो रूट हेयर के ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्बाइबेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, या फिर वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज दी वन मोर एग्जाम्पल जो कि क्या किस में देखा जाता है, इम्बाइबेशन के अंदर देखा जाता है। जब इम्बाइबेशन हो रहा है तो ये सब चीज़ें जो फूल रही है वो एक प्रेशर के थ्रू फूल रही है, जिसे आप क्या कहते हैं, इम्बाइबेशन प्रेशर कहते हैं, राइट। तो अब आज हमने क्या देख लिया, आज हमने एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितने भी शॉर्ट डिस्टेंसेस प्रोसेसेस थी ना उनको हमने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब हम आते हैं कुछ लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेसेस के ऊपर, जिसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, ट्रांसपीरेशन पे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पे हम आ गए हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं अपने प्लांट का दूसरा हिस्सा, दैट इज नोन एज दी ट्रांसपीरेशन। नाउ व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? प्लांट के एरियल हिस्से से, यानी वो वाला हिस्सा जो जमीन के ऊपर और हवा के सीधे कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर के सीधे कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है, उसके प्लांट के एरियल हिस्से से वाटर के मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेट होने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कह सकते हैं। तो व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? इवेपोरेशन ऑफ water molecules from aerial part of प्लांट, जिसमें आपका स्टेम और कौन आता है, लीफ आ जाता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। प्लांट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, जितना भी पानी वो ज़मीन से लेते हैं, उसका सिर्फ 1 से 2% प्लांट जो है पार्ट जो है वो अपनी फिजियोलॉजी के प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी 98 to 99% जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं प्लांट्स ओनली यूज 1 to 2% of water and rest 98 to 99% water evaporates थ्रू, किसके थ्रू इवेपोरेट हो जाएगा भाई, इवेपोरेट्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। यानी कि प्लांट ने इतनी माथापच्ची करी, हम इतनी सारी शॉर्ट वे प्रोसेस पढ़कर आए, अब हम लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसेस भी पढ़ेंगे, वो सब क्या हो जा रही है, बस इस तरीके से चली जा रही है कि बस 99% पानी क्या हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है, सिर्फ 1 से 2% पानी जो है प्लांट को अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि भाई ये प्लांट के लिए ज़रूरी है, इससे प्लांट क्या नहीं कर सकता, इसे प्लांट अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दैट, इसके अंदर क्या बताया गया, दैट ट्रांसपीरेशन is a essential curse, ठीक है। ये किसने बताया था, ये कर्टिस ने बोला था। कर्स का मतलब होता है भाई हिंदी के अंदर श्राप,
तो एक ज़रूरी श्राप है जो कि होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बहुत सी चीज़ों का, एटम्स, बहुत से मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, या पानी का खुद का भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पूरे प्लांट पार्ट में नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लांट के अंदर आप देखेंगे आगे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो एक इनएक्टिव प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर प्लांट किसका यूज़ नहीं करता, एनर्जी का यूज़ नहीं करता। ये अपने आप होने वाली प्रोसेस होती है। और ये कब हो पाएगी भाई, जब ऊपर से कोई पानी को खींचेगा तभी तो नीचे से पानी का एक पंप बनेगा। अब इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की वजह से पानी जब क्या होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, तो नीचे की तरफ खिंचाव बना रहेगा, पानी अपने आप क्या आता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मिनरल और आयंस भी आते रहेंगे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी इस तरीके मूव करेंगे, है या नहीं है। तो ठीक है, तो इंसेंशियल कर्स यानी कि ये ऐसा श्राप है जिसका होना जरूरी है। या फिर इसने कहा था, एक और साइंटिस्ट ने कहा था, इट इज अनअवॉइडेबल, इट इज एन अनअवॉइडेबल प्रोसेस। ये एक साइंटिस्ट है स्टीवर्ड, उन्होंने कहा था, ठीक है। तो एसेंशियल कर्स किसने बोला, इसे कर्टिस ने बोला, और इट इज ए अनअवॉइडेबल प्रोसेस जिसे किसने बोला, स्टीवर्ड ने बोला, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर के मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेट होने के प्रोसेस को आप बेसिकली क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से होगा, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो अब आप पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसमें सबसे पहला जो ट्रांसपिरेशन आता है इसे आप कहते हैं स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन। देखिए, स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन में सबसे पहले हम जानें कि स्टोमैटा क्या होते हैं। जो आपकी लीफ होती है, जो पत्तियां होती है, उनकी सरफेस पर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स यानी कि छेद प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की जो सरफेस होती है उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे पोर्स को ही आप क्या बोलते हैं, स्टोमैटा। और जब इन वाटर का जो इवेपोरेशन है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो इवेपोरेशन है या ट्रांसपिरेशन है, वो स्टोमैटा के थ्रू हो रहा होगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। मोस्ट ऑफ द वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमैटा के थ्रू ही होता है, ओके। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमैटा, ठीक है। और ये कितना होता है, ये 80 से 90% यानी कि 80 to 90% वाटर का जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमैटा के थ्रू होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए, स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन के बाद में दूसरा देखिए, स्टोमैटल ट्रांसपिरेशन हो गया, तो अब दूसरा आता है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। देखिए क्यूटिक्यूलर क्या होता है, आपकी जो पत्तियां होती है या जो आपके पास में क्या प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होती है, इन पत्तियों के ऊपर क्या होता है, छोटी पतली सी एक वैक्स की यानी कि मोम की सी एक लेयर क्या होती है, अटैच्ड होती है, वैक्सी लेयर ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। ये जो आपके सामने ये वैक्सी लेयर नजर आ रही है, इस वैक्सी लेयर को ही आप क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, है या नहीं है। तो जब क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कह देंगे। एंड इट इज अबाउट, ये कितना हो सकता है, इट इज अबाउट 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। इन टोटल ट्रांसपिरेशन का 9% ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कौन सा हो जाता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो जाता है। थर्ड देखिए, थर्ड जो आपके पास में आता है उसे आप कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन क्या है, तो उससे पहले हम लेंटिकल्स को समझे, जैसे हमने स्टोमैटा को समझा, हमने क्यूटिकल्स को समझा, वैसे लेंटिकल्स को समझना जरूरी है। जो आपका प्लांट होता है ना, जो आपका स्टेम होता है, उस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स यानी कि दरारें मिलती है, दिस इज स्टेम, और इस स्टेम के ऊपर क्या मिलती है, छोटे छोटे क्या मिलते हैं, क्रैक्स मिलते हैं। इन क्रैक्स को ही आप क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं।
दीज क्रैक्स आर नोन एज दी लेंटिकल्स। ठीक है, तो जब क्या होगा, इन लेंटिकल्स के थ्रू जब पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, तो उसे आप लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कह देंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, इसका जो परसेंटेज होता है, इट इज़ ओनली अबाउट 0.1% टू 1%, यानी कि 0.1 से 1% तक जो इवेपोरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन होगा, वो लेंटिकुलर होगा। तो आपने देखा ट्रांसपिरेशन क्या था, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम aerial part of the plant or aerial surface of the plant is known as the transpiration, which is a unavoidable you can say phenomena, or it is essential curse for the plant, but is very important okay for the plants, because जब ये होगा तो ही प्लांट भी मूवमेंट कर सॉरी वाटर भी प्लांट बॉडी के अंदर मूवमेंट कर पाएगा, उसके साथ साथ मिनरल्स और आयंस भी प्लांट बॉडी के अंदर इम्प्रूव एंटर कर पाएंगे। अब आपका ये जो ट्रांसपिरेशन होता है, इसमें मैंने ये भी बताया कि प्लांट सिर्फ 1 से 2% पानी को ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी 98 टू 99% पानी इवेपोरेट हो जाता है। ट्रांसपिरेशन किस सरफेस से हो रहा है उसके बेसिस पे 3 तरह का होता है, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में सबसे पहले हमने स्टोमेटा को समझा, पत्तियों के ऊपर या लीव्स के ऊपर मिलने वाले छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, जब उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ही होता है, जो कि टोटल ट्रांसपिरेशन का 80 से 90 यानी कि 80 to 90% है। द अनदर वन इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज द क्यूटिकल? अ वैक्सी लेयर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जिसकी वजह से आपकी लीफ आपको गहरे रंग की और शाइनी नजर आती है। एंड व्हेन ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द क्यूटिकल, देन दैट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इट इज अबाउट 8 to 9% और 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। अनदर वन इज लेंटिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द लेंटिकल्स? आपके स्टेम पे मिलने वाले बारीक क्रैक्स या दरारें, जब उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा तो उसे आप लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कह देंगे, एंड विच इज अराउंड 0.1 to 1%। ठीक है, तो ये था आपके ट्रांसपिरेशन के टाइप। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट, वो होता है स्टोमेटा। कि स्टोमेटा क्या है या हमें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझना है। तो देखिए स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोमेटा। ठीक है, देखिए स्टोमेटा क्या बोले थे मैंने? माइन्यूट pores present on surface of leaf, जिसे आप क्या बोल देते हैं? स्टोमेटा बोल देते हैं, है नहीं? अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये बेसिकली 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। स्टोमेटा क्यों, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा देखते हैं। स्ट्रक्चर, तो स्टोमेटा के अंदर सबसे पहली बात तो 2 डंबल शेप, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 डंबल शेप क्या प्रेजेंट होती है? गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये क्या बनाई है मैंने? गार्ड सेल। ये है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल की जो आउटर वॉल होती है, गार्ड सेल की जो क्या होती है? आउटर वॉल होती है। आउटर वॉल, आउटर वॉल ये तो कैसी होती है? थिन यानी कि पतली, और साथ ही साथ कैसी होती है? इलास्टिक यानी कि लचीली। और ये जो इनर वॉल होती है, इसके ऊपर ऐसे रेडियल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ये जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल, ये कैसी होती है? थिक यानी कि मोटी होती है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कैसी होती है? लचीली होती है। ठीक है, अब देखिए आपकी जो गार्ड सेल्स होती है ना, ये बेसिकली अगर हम डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उनमें बीन शेप हो सकती है या किडनी शेप हो सकती है। और इनके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और इनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस भी। तो ये तो क्या हो गया इनका? क्लोरोफिल, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगी भैया। और साथ ही साथ इनके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इनका खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स होती है, इनको भी बाहर की तरफ से कुछ सेल्स क्या करके रखती है? घेर के रखती है। ठीक है, कुछ सेल्स क्या करती है? इन्हें घेर के रखती है, कुछ ऐसे। तो वो सेल्स जिन्होंने इन्हें ऐसे घेर के रखा हुआ है, इन्हें आप कह देते हैं
सब्सिडरी सेल्स, ये इन्हें चारों तरफ से क्या करके रखती है, घेर के रखती है। ये डायग्राम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म समझ पाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, दैट इज नोन एज द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा यहीं से बंद होते हैं और यहीं से क्या होते हैं, खुलते हैं, ठीक है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि नीट में तो पूछा जाता है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वही चीज़, कि अगर स्टोमेटा के हम स्ट्रक्चर की बात करें, हम किसकी बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें, तो वो तो हमने बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ अगर हम किसकी बात करें, गार्ड सेल्स की, किसकी बात करें, गार्ड सेल्स की, तो भाई हमारे पास में एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास में कौन से होते हैं, डाइकॉट, और एक हमारे पास में कौन से होते हैं, मोनोकॉट। तो डाइकॉट में मिलने वाली जो गार्ड सेल्स होंगी ना, वो तो कैसी होती है, किडनी शेप बोल दो उन्हें, या फिर उन्हें आप क्या बोल दें, डंबल शेप बोल दें, डंबल शेप, ठीक है। और जो आपके मोनोकॉट्स के अंदर मिलने वाली होती है, सॉरी नॉट डंबल शेप, सॉरी बीन शेप, नॉट डंबल शेप, सॉरी, ये होंगी बीन शेप या फिर किडनी शेप, ठीक है, जिसकी इस तरीके से, राइट। और जो आपके मोनोकॉट के अंदर मिलने वाली गार्ड सेल्स होती है ना, ये बेसिकली कैसी होती है, ये होती हैं डंबल शेप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स भी क्या होती है, अलग अलग होती है। डाइकॉट्स में कैसी होगी, किडनी शेप, मोनोकॉट में कैसी होगी, डंबल शेप होगी। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अगर हम आगे की तरफ जाकर देखते हैं, राइट, तो जो आपकी गार्ड सेल्स होती है, सॉरी जो आपके स्टोमेटा होते हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे आपके पास लीफ भी दो तरह की होती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ स्टोमेटा present only on upper surface of leaf, upper surface of लीफ, या फिर अपर सरफेस पे क्या हो ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए ऊपर वाली सतह है, ये नीचे वाली सतह है, तो स्टोमेटा ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा है, नीचे वाली सरफेस पे कम है, तो ऐसी लीव्स को आप कौन सी लीव्स कहेंगे, ऐसी लीव्स को आप कहेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपका डाइकॉट, है नहीं। दूसरी तरफ आप इधर जाइए, अगर दूसरी आप देखें, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट हो, दोनों सतह पर प्रेजेंट हो, दोनों ही सरफेस पे बराबर मात्रा में प्रेजेंट हो। इफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन both the surface of leaf, तो इन्हें आप कहेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ। और ऐसा किसके अंदर होता है, मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है। तो डाइकॉट्स के अंदर मिलने वाली लीफ तो कैसी हो गई, आपकी डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो गई, जिनकी सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे क्या मिलते हैं, आपको स्टोमेटा मिलेंगे, नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा कम होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी, स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर सरफेस, आई एम रियली सॉरी बेटा, सॉरी स्टूडेंट्स, ओनली ऑन लोअर सरफेस। और अपर सरफेस पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो कम होंगे, क्यों, क्योंकि अपर सरफेस पे वैक्सी लेयर क्यूटिकल आ गई होगी, क्योंकि अपर सरफेस एटमॉस्फेयर के या सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, जिससे इवेपोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और प्लांट में पानी की कमी भी आ जाती है। तो जो आपके डाइकॉट लीव्स होती है ना, उनके अपर सरफेस पे तो क्यूटिकल का डिपोजिशन हो जाता है, और नीचे वाली सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो हवा के थ्रू या हीट के थ्रू वहाँ पे धीरे धीरे वाटर का इवेपोरेशन होता रहता है, डायरेक्टली वो सनलाइट या टेम्परेचर के या सन के कॉन्टैक्ट में नहीं होती है, ताकि वाटर के लॉस को थोड़ा कम किया जा सके। तो ऐसी लीव्स को तो आप क्या कहेंगे, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहेंगे, ठीक है। और ऐसी लीव्स को आप आइसोबाइलेटरल लीव्स कहेंगे। तो अगर एक ही तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें क्या है, दोनों तरफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, समान मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप आगे की तरफ देखेंगे, इसके अलावा आप आगे की तरफ देखेंगे
तो अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने कहाँ तक देख लिया है, हमने स्टोमेटास के बारे में देख लिया, हमने टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन देख लिया, हमने ट्रांसपिरेशन देख लिया। फिर हमने आपको ये बताया कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, और हमने आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर भी समझा दी है या नहीं है। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को समझने के बाद में ये समझना ज़रूरी है कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प कैसे करते हैं। तो हमें इतना तो पता है कि स्टोमेटा के क्लोज और ओपन होने पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। जब प्लांट के अंदर पानी बहुत बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसे कुछ ऐसा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड दीज आर दी गार्ड सेल्स, ठीक है। अब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो वो फूलेंगे और उसकी वजह से टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा भी क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और पानी का इवापोरेशन बहुत इजीली होता है नहीं है। लेकिन जब क्या होता है, पानी नहीं होता है तो फ्लैसिड यानी कि मुरझाई स्टेज होती है, उसमें गार्ड सेल्स ही मुरझाई हो रहती है, उसकी वजह से स्टोमेटा भी क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से स्टोमेटा जब बंद हो जाते हैं तो इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रुक सी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ गार्ड सेल्स जो है वो फूल रही है और कम हो रही तो क्या अपना आप इजीली ऐसे ही हो जा रहा है, नहीं। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई या बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के फॉर्म के अंदर से समझाया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा या मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो पोटेशियम और प्रोटोन आयन एक्सचेंज की थ्योरी है, या एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटोन आयन पंप्स की थ्योरी है, जिसके थ्रू स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को समझाया गया, जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। या मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे समझने की जरूरत है इसे। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर गार्ड सेल बना रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट में से थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, रेडियली अरेंज, जिनकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये स्टोमेटा में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, वैक्यूल। चलिए देखिए क्या होगा। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, वो डे टाइम में चलती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिन और रात दोनों टाइम पर चलती है। रेस्पिरेशन सिर्फ इनटेक और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस नहीं है, या फिर गैसेस का एक्सचेंज नहीं है, या इनटेक ऑफ O2 या एक्सहेलेशन ऑफ CO2 ही नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या करना, फूड को क्या करना, ब्रेक करके उसे एनर्जी रिलीज करना है नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी गार्ड सेल्स है, ये जो क्या है आपके पास में गार्ड सेल्स है, इन गार्ड सेल्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल के अंदर क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फूड बनेगा, और वो फूड क्या बना है, मान लीजिए स्टार्च। क्या फूड बना है, वो स्टार्च, क्योंकि प्लांट्स फूड को किस फॉर्म के अंदर स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब इस स्टार्च का इन्हें रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या करना है भाई, यूटिलाइजेशन करना है, इसे क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो स्टार्च जो होता है वो सबसे पहले टूटना शुरू होता है, किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज से टूटेगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होगी फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो टूटेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और फिर वो टूटेगा पैपा में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड के, PEP के अंदर, है नहीं।
अब क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है, तो इसी दौरान क्या हो जाएगा, CO2 होगा, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन की क्या होगी, प्रोसेस होगी, कार्बोक्सिलेशन। इस कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नाम का एक कंपाउंड बनेगा। किस नाम का, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड के अंदर हो जाएगा कन्वर्ट, है नहीं। अब ये जो आपको मैलिक एसिड नजर आ रहा है, ये मैलिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, यानी कि टूटेगा। किस किस में टूटेगा भाई, ये टूटेगा एक तो H+ आयन के अंदर, और एक टूटेगा ये मैलेट आयन के अंदर, मैलेट आयन के अंदर, है नहीं। अब ये जो H+ आयन यहाँ पर बनेंगे, उनको क्या किया जाएगा, पंप, मैं फिर से बोल रही हूँ किसको, पंप, ठीक है। पंप की हेल्प से कहाँ भेजा जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, है नहीं। और उसके एवज के अंदर पोटेशियम आयन को कहाँ बुलाया जाएगा, अंदर की तरफ बुलाया जाएगा। ये जो काम है वो किसका यूज लेकर होगा, एनर्जी का यूज लेकर होगा, यानी कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या लगेगी, ATP लगेगी, है नहीं है। और K+ आयन कहाँ चले जाएंगे, अंदर जाएंगे। जब ये K+ आयन अंदर जाएंगे तो ये K+ आयन और ये मैलेट आयन दोनों ही कहाँ पहुँचेंगे, वैक्यूल के अंदर पहुँचेंगे। जब ये वैक्यूल के अंदर पहुँचेंगे, ऐसा दिन के समय पर हो रहा है, ठीक है। ये कब हो रहा है, डे टाइम पर, मैं पहले बता दूँ ये कब हो रहा है, डे टाइम पर, ठीक है। जब ये अंदर पहुँचेंगे तो ये आपका क्या बना देंगे, पोटेशियम मैलेट बना देंगे। पोटेशियम मैलेट जो है ये कैसे काम करेगा, सॉल्यूट की तरह काम करेगा, समझिएगा। बाहर की तरफ कौन सी सेल्स है, सारी की सारी सब्सिडरी सेल्स है। बाहर की तरफ कौन सी सेल्स है, सब्सिडरी सेल्स है या नहीं है। अब ये कैसे काम कर रहा होगा, सॉल्यूट की तरह काम कर रहा होगा। तो धीरे धीरे जो आपकी वैक्यूल होगी, या जो गार्ड सेल्स आप कह रहे हैं, वैक्यूल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी, है नहीं। जब सॉल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी वैक्यूल की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो मेरी गार्ड सेल्स है ये तो कैसी हो जाएंगी, हाइपरटोनिक, यानी कि यहाँ पर वाटर की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है या नहीं है। और जो मेरी सब्सिडरी सेल्स है ये कैसी होगी इस दौरान, हाइपोटोनिक, यानी कि यहाँ पर पानी जो है वो अच्छी मात्रा में होगा। अब ऑस्मोसिस क्या कहता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से अपनी खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर होगा वो क्या करेगा, सब्सिडरी सेल से कहाँ जाएगा, वैक्यूल्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अंदर क्या करना शुरू कर देगा, एंटर करना शुरू। क्यों, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सीधी सी बात है। तो पानी अंदर की तरफ जाना चालू करेगा। जब पानी अंदर की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को आप क्या बोल देंगे, एंडोऑस्मोसिस, जिसके थ्रू आपकी जो गार्ड सेल्स होंगी ना ये क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी। तो पानी जब अंदर जाएगा तो ये जो आपकी गार्ड सेल्स है ये क्या होगी, टर्जिड होगी, टाइट होगी, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, है नहीं। स्वेलअप होने की वजह से जैसे ये फूलेंगी तो इनकी जो अंदर वाली सेल्स है, ठीक है, जैसे आपने देखा है, आप जब तीर कमान करते हो आप कैसे उसको खींचते हैं, तो आपका जो कमान होता है, ठीक है, जो आपका धागा होता है और जो कमान होता है उसके बीच की जो जगह होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती। तो कुछ ऐसा ही होगा, ये जो चीज़, ये जो गार्ड सेल्स का जो अंदर वाला पार्ट था, जो इनर मेम्ब्रेन थी, वो क्या करती है, खींचती है। खींचने की वजह से क्या होगा, जो आपके स्टोमेटा होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, है नहीं। और इस तरीके से इवेपोरेशन होना चालू हो जाएगा। लेकिन नाइट के अंदर ये स्टोमेटा क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्यों, देखिए नाइट के अंदर बेसिकली क्या होता है, नाइट के अंदर प्लांट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो जब प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। दिन के टाइम पे क्या था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो जितनी भी CO2 आ रही थी वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन में क्या हो जा रही थी, यूज हो जा रही थी। रात में क्या होगा, जब CO2 होगा तो गार्ड सेल्स के अंदर, सॉरी, रेस्पिरेशन जब होगा तो गार्ड सेल्स के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक एंजाइम, ठीक है, ABA एब्सिसिक एंजाइम जो होगा ना,
ये क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। ये AB एंजाइम जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, ये H+ आयंस जो होते हैं इनको बाहर की तरफ जाना, H+ आयंस के बाहर की तरफ जाने को क्या कर देता है, रोक देता है। जब H+ आयंस बाहर की तरफ नहीं जाएंगे तो मैलेट आयन से क्या नहीं बनेंगे, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेंगे, है या नहीं है। और इस वजह से जो pH होगी ना गार्ड सेल्स की, वो भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बढ़ी हुई CO2 और pH की वजह से यहाँ पर पानी की क्या रहेगी, कमी रहेगी, ठीक है। इस सॉरी यहाँ पर जिस टाइम पे जो कंडीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, हाइपोटोनिक कंडीशन रहेगी। तो पानी अंदर आएगा ही नहीं और ज़्यादा, और इस दौरान आपके स्टोमेटा क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक बार फिर से समझ लीजिए, डे टाइम पर प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। तो जो स्टार्च है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू तोड़ना शुरू करता है, टूटना शुरू करता है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है। अब क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो CO2 जब अंदर आती है तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो किस में चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में चेंज होता है। ये जो मैलिक एसिड होता है ये डिसोसिएट हो जाता है H+ आयंस में और मैलेट आयंस के अंदर। अब ये H+ जो आयंस होते हैं इन्हें गार्ड सेल्स पे मिलने वाले पंप्स के थ्रू कहाँ निकाला जाता है, बाहर, और इनके बदले में K+ आयंस को अंदर बुलाया जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यानी कि ATP का यूज़ किया जाता है। अंदर आए हुए K+ आयन मैलेट आयंस के साथ में जुड़ते हैं और पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वहाँ पे सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है और वो हाइपरटोनिक हो जाती है, ठीक है, यानी उनमें पानी की कमी आ जाती है। बाहर वाली सेल्स इस टाइम पर हाइपोटोनिक होगी तो पानी बाहर से अंदर एंडोस्मोसिस के थ्रू आएगा। जब पानी आएगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे, वो फूलेंगी, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। नाइट टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो गार्ड सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से प्लांट से मिलने वाला स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि इस पंप की फैसिलिटीज़ को क्या करता है, बंद कर देता है। और उसी के दौरान pH भी बढ़ जाता है और इस दौरान आपकी सेल जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर रहती है और पानी किसी भी तरीके से अंदर नहीं आ रहा होता है, गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होती हैं और स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जिसके लिए हमने कौन सी पढ़ी, K+H+ आयन, एक्टिव K+H+ आयन क्या पढ़ी है हमने, ये थ्योरी पढ़ी है, राइट। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर में आगे